वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीबीएसई के एग्जाम के लिए सैंपल पेपर। और जैसे कि आपको पता है सीबीएसई सैंपल पेपर तो पहले ही मैं उस पर वीडियो बना चुका हूं बच्चों। ये जो सैंपल पेपर है कुल मिला के 10 सैंपल पेपर हमको ऐसे डिस्कस करने हैं। और ये पर्टिकुलर सैंपल पेपर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये सीबीएसई ने इशू नहीं किया है, इसे बनाया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों ने, एक्सपीरियंस टीचर्स ने। और क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक यानी 3 मार्क क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। बाकी जो है इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, और आने वाले वीडियोस में जो सैंपल पेपर 2, 3, 4 अप टू 10 है वो उसका डिस्कशन हम करेंगे। तो इसमें इतने सारे क्वेश्चंस का सेट हमारे पास इकट्ठा होने वाला है कि इसे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है एग्जाम में, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26। एन इंडक्टर L ऑफ इंडक्टेंस XL, क्योंकि हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस को दिखाना है तो हम XL से दिखाते हैं, या इंडक्टेंस लिखा है डजंट मैटर, ये एक्चुअल में रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस is connected in series with a bulb and an AC source. How would brightness of the bulb change when? मिलता जुलता क्वेश्चन बच्चों वहां भी है सॉल्ड एग्जांपल में एनसीईआरटी के। तो किस तरह से चेंज होगा? द नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टर इज रिड्यूस्ड। नंबर ऑफ टर्न्स कम करते हैं तो एल कम होता है, एल कम होता है तो एक्सएल जो कि ओमेगा एल के बराबर है वो कम हो जाएगा। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। आप अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और आंसर आपको प्रैक्टिस करने बच्चों कैसे लिखना चाहिए। तो पहले तो आपको नंबर लगाना चाहिए, जैसे आंसर 26, है ना, ये लिखने का तरीका रहेगा आपका। फिर क्योंकि इसमें 3 पार्ट हैं तो पार्ट वाइज आपको आंसर लिखना है ना। फर्स्ट पार्ट का आंसर, नंबर ऑफ टर्न्स आपने रिड्यूस कर दिए हैं, तो एक्सप्लेनेशन भी आप लिख सकते हैं एज एंड डिक्रीजेस। अच्छा, क्या एग्जाम में ऐसे एरो यूज करना सही है? तो जवाब है नहीं, है ना। वहां आपको लैंग्वेज में लिखना होगा, एरो नीचे या ऊपर की तरफ आप एग्जाम में यूज ना करें। तो एज एंड डिक्रीजेस, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं खाली आपको समझाने के लिए एरो से बता रहा हूँ। तो ये जो एक्सएल है वो भी घटेगा, वो ओमेगा एल के बराबर होता है। और एल में एन न्यूमरेटर में आता है, एन कम हुआ, एल कम हुआ, एल कम हुआ, एक्सएल कम हुआ, एक्सएल कम हुआ, तो करंट बढ़ गई। और करंट बढ़ गई उसका मतलब क्या हुआ? करंट बढ़ने का मतलब हुआ ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। सो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल इंक्रीज। और फिर एक या दो लाइन की जगह छोड़कर आपको लिखना है फिर सेकंड उसका आंसर। और ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है, फर्स्ट पहले आएगा, उसके बाद सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, सीक्वेंस का ध्यान रखना। एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन इंडक्टर, अगर आयरन रॉड मैंने इंसर्ट कर दी तो क्या होने वाला है? फिर से इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इफेक्टिव हो जाएगा। और अब की बार घट नहीं रहा, बढ़ रहा है, एक्चुअल में इंडक्टेंस बढ़ रहा है, इंडक्टेंस बढ़ रहा है, करंट कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो पहले में बढ़ेगी, दूसरे में घटेगी। और कैपेसिटर लगाया हमने जिसकी रिएक्टेंस इसके बराबर है, उसको सीरीज में लगा दिया। तो बच्चों देखा जाए तो एलसीआर सीरीज सर्किट जैसे सिचुएशन है, एक्सी एक्सएल के बराबर हो गया अगर, तो नेट ये जो है एक्स वो 0 हो जाएगा, तो इम्पिडेंस जेड आर के बराबर रह जाएगा मिनिमम। इसको हम कंडीशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं, जिसमें करंट हो जाती है मैक्सिमम। अब इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ब्राइटनेस बढ़ जाएगी बल्ब की। तो सिंपली ये तो आप लिख ही सकते हैं क्या हो रहा है, कब, एक एक नंबर का वेटेज है हर एक पार्ट का। पर जहां ये वर्ड आ गया देख रहे हैं आप, जस्टिफाई योर आंसर, मीन्स आपको अपने आंसर को फॉर्मूले से पूरा सपोर्ट देना है। जस्टिफिकेशन इज नीडेड, दैट्स व्हाई एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। तो कुछ बच्चों ने जिन्होंने सिर्फ लिख दिया इंक्रीजेस पहले में, दूसरे में डिक्रीजेस, तीसरे में इंक्रीजेस, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे इसमें, आपको 3 में से 1.5 नंबर मिलेगा बस खाली। और एक्सप्लेनेशन अगर आप देते हैं तो आपको फिर पूरे नंबर मिलेंगे 3 में से 3। तो ये समझ कर चलना है, ठीक है। ओके, लेट्स सी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स of the inductor is reduced, its reactance XL decreases, the current in the circuit increases, and hence the brightness of the bulb
डिक्रीजेस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप सिंबॉलिकली भी दिखा सकते हैं, पर इंक्रीजेस डिक्रीजेस वर्ड यूज करना है, एरो नहीं यूज करना है। When an iron rod is inserted, it increases inductive reactance, which in turn decreases the current and hence brightness of the bulb decreases. When XL equal to XC, the circuit, that is the impedance, becomes minimum and the maximum current flows. This makes the bulb glow more. तो condition of resonance पे आ जाएगी, तो ऐसे इसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कैन द इंटरफेरेंस पैटर्न बी प्रोड्यूस्ड बाय टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज ऑफ लाइट, एक्सप्लेन। तो सेम कंसेप्ट इसी पेपर में पहले भी आया था, अगर आपने गौर किया हो, याद रहा हो आपको। तो इंडिपेंडेंट, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक तो जरूरी है, नो डाउट। अगर हम इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल कलर होना चाहिए। वेवलेंथ के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे बच्चों, कलर को किसके साथ एसोसिएट करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ। वो समझ लेना, थ्योरी के लेक्चर देखेंगे तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्या इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट? अगर वो लेजर सोर्स नहीं है, लेजर नहीं है, एक्सेप्ट लेजर, लेजर एक्सेप्शनल केस है, लेजर नहीं है तो जवाब है नहीं, वी कांट, बिकॉज कोहेरेंसी की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो वो हमें समझाना है। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट, आई थिंक एक नंबर इसके लिए है। सेकेंड पार्ट, द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमम ओ। So second part is the intensity at the central maximum O in a Young's double slit experimental setup shown in the figure is IO। सेंटर पे IO है, I0 कह सकते हैं हम इसको। If the distance OP equals 1/3 of the fringe width, ये जो distance है O से लेकर P तक, this is 1/3 of fringe width, ठीक है, बीटा बाय 3 है, of the pattern, show that the intensity at point P would equal to I0 by 4। तो P पर जो इंटेंसिटी होगी वो I0 by 4 होगी, ये हमें बताना है। अब इन जनरल तो क्या होता है कि डिस्टेंस स्मॉल डी दिया होता है, कैपिटल डी दिया होता है, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं इनमें से कुछ भी नहीं दिया है और डेटा सीधा इनडायरेक्ट है ना, इसको इनडायरेक्ट डेटा हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी की बात की है वो I0 by 4 है, ये हमें प्रूव करना है। शो दैट जहां वर्ड होता है बच्चों, शो दैट मतलब यू हैव टू प्रूव इट, तो एक तरह का डेरिवेशन हो गया है ये देखा जाए तो। सो लेट्स सी, पहले आप कोशिश करके देख लीजिए, वैसे मुश्किल नहीं है, आसान है, आप कर पाएंगे। फिर भी नहीं कर पाए तो सॉल्यूशन तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। वीडियो पॉज करके पहले आप जो है देख लें, अपने कोशिश करें। थर्ड पार्ट भी है इसमें बच्चों, तीसरा पार्ट, और फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.5 मिलीमीटर। तो अभी डेटा दिया है S1 S2 के बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर एंड द स्क्रीन इज प्लेस 1 मीटर अवे, कैपिटल डी हमारे पास है, स्मॉल डी हमारे पास है। It is found that fifth bright fringe is at a distance of 4.13 millimeter from the second dark fringe। तो second dark fringe से fifth bright fringe की distance दी हुई है। second dark के बाद आती है बच्चों, पहले क्या होती है, पहले dark से starting होती है ना, first dark पहले आती है, तो second dark के बाद आएगी second bright, फिर आएगी third dark, ठीक है। तो second dark से third dark तक एक बीटा, फिर थर्ड डार्क से फोर्थ डार्क तक दो बीटा, फोर्थ डार्क के बाद पहले फिफ्थ डार्क आएगी, फिफ्थ डार्क के बाद फिफ्थ ब्राइट आएगी, तो तीन बीटा और आधा बीटा डार्क से ब्राइट तक का। अगर आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं तो डायग्राम बनाकर देखें। वो जो 3.5 बीटा 7/2 बीटा हो जाएगा, अभी चेक करते हैं उसको होगा कि नहीं होगा, 7/2 बीटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, लैम्डा हमें निकालना। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, when monochromatic light is incident on a surface separating two media, then both reflected and refracted light have the same frequency as the incident frequency। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग। अच्छा, ये ऑप्शन में ये भी क्वेश्चन है बच्चों, अभी सॉल्यूशन नहीं है, तो पहले मैं सॉल्यूशन चले जाता, फिर और वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं, है ना। पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं और इसके फर्स्ट पार्ट के। आंसर इज नो, सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। लाइट वेव्स एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स अंडरगोज एब्रप्ट फेज चेंजेस इन टाइम्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जब हम इंडिपेंडेंट सोर्सेस लेंगे तो सस्टेन इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है।
ये कोहेरेंस टाइम है 10⁻⁻10 सेकेंड, तो उसमें तो चेंज हो जाएगा फेज। सो लाइट फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज विल नॉट हैव फिक्स फेज रिलेशनशिप एंड विल बी इनकोहेरेंट, तो हम इंटरफेरेंस ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन हमने समझा दिया। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। एक्स बीटा बाई 3 पार्ट डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई 3, फेज डिफरेंस 2π/3। ये कहाँ से आया डेटा, वापस से एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इंटेंसिटी I0/4 है, वो जो डिस्टेंस थी स्क्रीन पर वो बीटा बाई 3 है, ठीक है। पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 कैसे आया, उसको हम देख लेंगे थोड़ा सा। लैम्डा बाई 3 2π/3 के पार्ट डिफरेंस जो होगा, क्वेश्चन पे चलते हैं पहले। 27 ये रहा क्वेश्चन। इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमम, ये जो सेंट्रल मैक्सिमम है वो यहाँ पर इंटेंसिटी वो है I0। डिस्टेंस OP जो कि x के बराबर है इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ, ये बीटा अपॉन 3 के बराबर है। तो हमें बताना है कि यहाँ जो इंटेंसिटी होगी P पर वो होगी I0/4 के बराबर। वी हैव टू प्रूव दिस। एंड हाउ मच इज बीटा, बीटा इज लैम्डा d/d, तो लैम्डा d/3d होना चाहिए। इसको अगर मैं बीटा की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, then it should be लैम्डा d अपॉन 3d। बच्चों ये होता है, मिसप्रिंट हो जाते हैं कई चीजें, पर ये पाथ डिफरेंस है। मैंने तो ये x की वैल्यू लिखी है, ओके। दिस इज वैल्यू ऑफ x, दिस इज लैम्डा d अपॉन 3d। और कौन सी ब्राइट थी, कौन सी फ्रिंज थी, तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। पार्ट डिफरेंस जो लैम्डा बाई 3 लिखा है वो किस बेसिस पे लिखा है वो हम वापस से देख लेते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों फिर से। हियर इज द क्वेश्चन। ddx पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 के लिए क्या हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन तो कुछ नहीं है। हाँ, इंटेंसिटी I0/4 है, तो I रिजल्टेंट अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 यानी I0 इंटू I0 cos 5। अब यहाँ कह रहे हैं ये इंटेंसिटी जो है I0/4 है, I0/4 है, तो ये मेरे पास यहाँ पे 2I0 तो ये मिला, प्लस अंडर रूट से निकल के 2I0 ये मिला, और ये मिला cos 5। अब यहां से मैं फेज डिफरेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। यहां से मैं फेज डिफरेंस निकाल सकता हूँ, I0 कट जाएगा दोनों साइड, ये 1/4 है, और इधर मेरे पास आ रहा है 2 कॉमन, 1 प्लस cos 5। 1 प्लस cos 5 की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, ये 2 इधर जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, और 1 प्लस cos 5 को हम यहाँ पे रख सकते हैं, और वहां से 5 निकाल सकते हैं। cos 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 cos square theta minus 1, so what we get 1 plus 2 cos square 5/2 minus 1, तो 1 1 कट गए यहाँ से। अब जो मेरे पास है वो है 2 cos square 5/2 इक्वल टू 1/8, तो एक और जा रहा है 1/16 आ रहा है। cos square 5/2 इक्वल टू 1/16, ये cos 5/2 निकालेंगे तो 1/4, cos 5/2 इज 1/4। तो अब या तो पता हो हमें cos इनवर्स ये 1/4 जो है वो cos इनवर्स 1/4 कितना होता है, तो हम 5 निकाल पाएंगे। तो इसके लिए इनवर्स फंक्शन देखना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू
तो नहीं है 0.25 cos इनवर्स। टेबल में देख सकते हैं बच्चों, कैलकुलेटर में देख सकते हैं। अब एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। ये तो अलग रास्ता आ गया। यहाँ पर i इक्वल टू आई जीरो कॉस स्क्वेयर 2 पाई बाय 3 किस बेसिस पर लिखा। फॉर्मूला यूज कर लिया हमने सीधे, पर 2 पाई बाय 3 और ये λ3 ये कहाँ से आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। इक्वल टू आई जीरो कॉस स्क्वायर 5/2 फॉर्मूला रखा और यहाँ से सेकंड पार्ट का आंसर निकाल लिया, प्रूव कर दिया I0/4। ओके, मैंने तो I0/4 मानकर कैलकुलेट किया था। सो लेट्स सी इसमें क्या है, इसको भी देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट, डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेकंड डार्क फ्रिंज, ये आ गया 7/2 लैम्डा डी बाई डी, है ना। 7/2 मैंने आपको बताया था, 7/2 लैम्डा डी बाई डी, और बाकी तो इसमें सारी वैल्यूज रखनी है, वैल्यू रख के हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो लेट्स सी सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम जाते हैं इनिशियल अप्रोच से। इनिशियल अप्रोच अगर आपको ध्यान हो तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं जो ये डेरिवेशन होता है दो पार्ट में होता है ना। पहले पार्ट में हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं, फिर कंडीशंस निकालते हैं जो वाई डी ऐसी वाली है। तो वो जो पाथ डिफरेंस है बच्चों, वो वाई डी बाई डी होता है। वाई डिस्टेंस मान लिया, मैं यहाँ पर एक्स से दिखाया, एक्स की जगह ये अगर मैं वाई मान लूँ तो ये डिस्टेंस होती है वाई डी बाई डी, है ना। अब उसमें ये डी उल्टा होता है ना, छोटा डी ऊपर होता है, बड़ा डी नीचे होता है, याद आ गया होगा आपको, नहीं तो डेरिवेशन देखना इसका। तो इसका सॉल्यूशन ये, यानी λ/3 यहाँ डायरेक्ट जो लिखा हुआ है ये कैसे आया, वो बच्चों इस तरह से आया कि हमने y को लिखा β/3, x की जगह मैंने y लिया इसको, और लैम्डा d/3d ये हमारे पास है। तो पार्ट डिफरेंस जो होता है वो होता है y d/d, ये हमने डिराइव करके निकाला था फर्स्ट पार्ट में डेरिवेशन में। सो डेल्टा p आ गया, y की वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम, y हमारे पास है वो जो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की टर्म्स में अगर डिस्टेंस पता हो तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकालना है, इस तरीके से निकालना है। तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन 3D मैंने यहाँ पे रखा, और इनटू ये छोटा d और बड़ा D वापस आ गया, तो d d कट गए, सारे d कट गए, छोटे और बड़े सब कट गए, और यहां से ही मुझे मिल रहा है λ/3, और उसके बेसिस पर मैं फेज निकाल सकता हूँ, क्योंकि फेज और पाथ में जो रिलेशन होता है वो आप जानते हैं। फेज और पाथ में क्या रिलेशन होता है बच्चों, कि 2 पाई फेज डिफरेंस कोरिस्पॉन्ड्स टू लैम्डा पाथ डिफरेंस, ये रिलेशन होता है। तो उसके हिसाब से λ/3 कर दूंगा इधर, तो इधर भी हो जाएगा 2 पाई बाय 3। तो फेज डिफरेंस हुआ 2 पाई बाय 3, ये हमको मिला रिजल्ट। और इंटेंसिटी इसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं, सीधे हम ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं, बड़ा फॉर्मूला लगाने के बजाय। आपको पता हो तो मैंने बड़े फॉर्मूले से कैलकुलेशन करने की कोशिश की थी, तो ये मानते हुए कि इंटेंसिटी I0/4 है, तो ये क्योंकि दोनों सोर्स आइडेंटिकल है, हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई, और ये हमने यहाँ पे लगाया I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई, एंड वी गेट द रिजल्ट I0/4, जो कि हमको प्रूव करना था। ठीक है, सो इट इज लाइक दैट। तो ये इंटेंसिटी पॉइंट पी पर। सो लेट्स गेट बैक टू सेकेंड पार्ट, है ना, और वाले पार्ट पे चलते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और वाले पार्ट का। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजंस, और वाले पार्ट में। फर्स्ट, when monochromatic light is incident on a surface separating two media, then both reflected and refracted light have the same frequency as the incident frequency. Solved example है बच्चों, एनसीईआरटी का पता है आपको। Second part, when light travels from a rarer to denser medium, then speed decreases. Does this decrease in speed imply reduction in the energy carried by the wave? तो ये भी सॉल्ड एग्जांपल है एनसीईआरटी का, 10.3 होगा शायद, 10.3 आई थिंक। Third part, in the wave picture of light, the intensity of light is determined by the square of the amplitude of the wave. What determines the intensity in the photon picture of light? तो तीनों पार्ट वहीं के हैं सॉल्ड एग्जांपल के। तो एनसीईआरटी वाले आंसर्स भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर क्या आंसर्स हैं वो हम देख लेते हैं। Frequency is the characteristics of the sources, while wavelength is the characteristic of the medium, है ना। मीडियम चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, और सोर्स से जो लाइट आ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी 10 मेगाहर्ट्ज पे वाइब्रेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 10 मेगाहर्ट्ज पे, और सोर्स में जो
ऑसिलेटर लगा हुआ वो भी वाइब्रेट करता है 10 मेगाहर्ट्ज, सबकी सेम होती है फ्रीक्वेंसी। When monochromatic light travels from one medium to another, its speed changes, so its wavelength changes, but frequency remains same. Reflection and refraction arise through interaction of incident light with atomic constituents of the matter which vibrate with the same frequency as that of the incident light. Hence, frequency remains unchanged. तो अच्छा एक्सप्लेनेशन है बच्चों, मतलब एनसीईआरटी से भी अच्छा एक्सप्लेनेशन ऐसा है, तो इट्स क्वाइट ओके। आप इसको समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, एनसीईआरटी वाले एक्सप्लेनेशन को भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात बता रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, स्पीड में जो रिडक्शन हो रहा है, स्पीड डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ वेव बट एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये वेव पिक्चर की बात है। थर्ड पार्ट, इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया ना, उससे इंटेंसिटी हम, ये पार्टिकल नेचर आ गया। फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी intensity of light in the photon picture is determined by I equal to energy of photon upon area into time, यानी NH nu upon A into T। तो ये फॉर्मूला बड़े काम का है, इसको याद रखना है बच्चों, NH nu upon एरिया और टाइम नीचे आ गए दोनों, यानी ऊपर एनर्जी आ गई, एनर्जी पर यूनिट टाइम लेंगे तो पावर हो गई, और पर यूनिट एरिया ले लो तो पावर पर वाट पर मीटर स्क्वायर यूनिट बन गई इसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इसमें भी दो पार्ट है। Find the ratio of potential differences that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacities in the ratio 1:2 so that the energy stored in these two cases become the same। Again twister है, try कर लीजिए आप। और में है दूसरा है, plot a graph comparing the variation of potential V and electric field E due to a point charge Q as a function of distance R from the point charge। बच्चों ये अच्छा सवाल है, ये ग्राफ पूछा जाता रहा है एग्जाम में, एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये दोनों ग्राफ का कंपैरिजन ही दिया हुआ है एक्चुअल में। एंड सेकंड पार्ट है, फाइंड द रेशियो of the potential differences that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:2। I think repeat हो गया, so that the energy stored in the two cases become the same। okay, ये repeat हो गया है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं, मिसप्रिंट हो जाता है कई बार, कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या। फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, सेम एग्जैक्टली सेम। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन एनर्जी इन इक्विवेलेंट कैपेसिटर, है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करें तो टोटल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर। पैरेलल में वोल्टेज सेम है बच्चों, है ना, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V1 स्क्वायर। सिंस C इक्विवेलेंट C1 plus C2 in parallel combination of two capacitors of capacitance C1 and C2, तो ये इसके बराबर है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन बात करें, एनर्जी स्टोर्ड इन द इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गई सीरीज में C1 C2 upon C1 plus C2, पोटेंशियल V2 का स्क्वायर, अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमें मिला। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एनर्जी इन बोथ केसेस इज सेम, सो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। एक बार पोटेंशियल V1 बता रहा है, एक बार पोटेंशियल V2 बता रहा है, दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को। V1 और V2 हमने माना है कैपेसिटी रेशियो 1:2 में। फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल difference that must be applied across the parallel and series combination of two capacitor। पहले पैरेलल में जुड़ा तब हमने V1 लगाया, जब सीरीज में जुड़ा हमने पोटेंशियल V2 लगाया। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो हमने इन दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करके C1 upon C2 हमें पता है, यहाँ से थोड़ी सी मैथमेटिक्स बच्चों याद दिख रही है मुझे, और हमें V1 upon V2 निकालना है। So you have to apply this short trick ही कह देंगे इसको, थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पे लगाया हमने। C1 upon C2 की टर्म्स में लाकर उसकी वैल्यू रखी, डिवाइड करके इक्वेशन को, और यहाँ से हमें मिलता है √2/3। जस्ट डू इट योरसेल्फ। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं, मेरा नंबर 9414489614। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क। और मैं चलते हैं ऑप्शनल पार्ट। ये ग्राफ हमने डिस्क्राइब किया, ये आपका एनसीईआरटी में है एज इट इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और ये जो है यहाँ पे आंसर अलग आ रहा है,
C1 equal to C, C2 equal to 2C. Equivalent capacitance in parallel combination 3C. This is another method of solving root 2 to 3. और पहले यहाँ पे हमको क्या मिल रहा था वो देखें तो रूट 2 to 3. ठीक है, तो बच्चों अल्टरनेट सॉल्यूशन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, हम ऐसे भी कर सकते हैं. So you can use any of the two methods, which one is easier for you. ठीक है, ऐसे भी कर सकते. Next question, question number 29. Straightforward है. Sketch the graph showing the variation of stopping potential with frequency of incident radiations for two photosensitive materials A and B having threshold frequencies nu zero dash greater than nu zero respectively. ये दो ग्राफ बनाने. Which of the two metals A और B has higher work function? यहाँ से हम देख सकते हैं work function किसका ज़्यादा, A का. What information do you get from the slope? इस slope से हमें क्या मिलता है, H upon E मिलता है, ये आपने किया हुआ है. What does the value of intercept on graph A? ये हमें phi 0 by E बता रहा है, दिख रहा है यहाँ पे. तो बस इसको लिखना है और ये रहे आंसर्स. वर्क फंक्शन मेटल है, A has higher work function, nu zero dash greater than nu zero. फिर ये इक्वेशन हम जानते हैं, इसको डिवाइड किया हमने E से, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस C से कंपेयर कर सकते हैं और स्लोप आ रहा है h by E. स्लोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल. इंटरसेप्ट जो है वो माइनस phi 0 by E. In this way work function can be determined. क्वेश्चन नंबर 30, 3 नंबर का आखिरी सवाल. A straight wire of length L is bent into semicircular loop. Use Biot-Savart law to deduce an expression for the magnetic field at its center due to the current I passing through it. तो ये थ्योरी में भी हमने किया था क्वेश्चन बच्चों, 2m by pi आ जाता है, तो डिराइव करना है हमको इसको. मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ओके, मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करना है बच्चों, है ना. मैग्नेटिक मोमेंट 2m by pi आता था, वैसे ही क्वेश्चन है. So straight wire length L carrying current I bent into semicircular, ऐसे घुमा दिया हमने, ऐसे वर्मा में आपको मिलता है. Considering a small element dl on circular loop, current loop, circular नहीं है semicircular है. Magnitude dB of magnetic field due to small current element, Biot-Savart law हमने लगाया, mu 0 upon 4 pi I dl cross R upon R cube. ये फॉर्मूला है Biot-Savart law का, सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं. Now dB due to the straight segments is 0, क्योंकि DL और R पैरेलल हैं, तो उनके बीच एंगल जो है 0 डिग्री हो गया, तो साइन 0 0 हो गया. द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर C ऑन द लूप फॉर सेगमेंट सेमी सर्कुलर आर्क इज नाउ कैलकुलेटेड बिलो. हमने L को पाई R के बराबर रखा, तो R आ गया L by पाई, तो R की वैल्यू यहाँ पे हम डाल सकते हैं, थीटा साइन 90, थीटा 90 डिग्री यहाँ पे, और वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन R स्क्वायर. This will be the magnetic field. ये तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अब हमें. तो ये हम अभी तक डायरेक्टली लिख देते थे, है ना, ये अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये अभी तक हम डायरेक्टली लिख रहे थे और अभी ये डिराइव करके निकाला है म्यू 0 पाई आई अपॉन 4L. ठीक है, म्यू 0 पाई आई अपॉन पाई तो नीचे आना है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, पाई स्क्वायर ऊपर आ गया. ओके, वैल्यू रखने के बाद तो बच्चों इंटीग्रेट किया हमने सेमी सर्कल के लिए, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन R स्क्वायर, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन R स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dl का इंटीग्रेशन किया था, यहाँ पे जो आया म्यू 0 अपॉन 4 पाई ऐसा का ऐसा, आई अपॉन R स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और ये आ गया L, dl पूरा जोड़ के L, और R जो है वो L अपॉन पाई के बराबर है, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई L अपॉन पाई का स्क्वायर. तो आपके समझ में आ गया होगा, R की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है. तो इस सेंस में ये पाई जब ऊपर गया स्क्वायर का, म्यू 0 आई पाई अपॉन 4L मिलेगा. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम राइट हैंड रूल. डायरेक्शन भी बताएंगे हम, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर. तो बच्चों ये भी लिख कर करना है आपको, है ना, जस्ट
डू इट बाय राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये आप देख रहे हैं ये इनडायरेक्ट डेरिवेशन है, यानी ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी आपको इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपने पूरे लूप के लिए किया था, उसके सेंटर पर निकाला था मैग्नेटिक फील्ड, और सेमी सर्कुलर लूप की वजह से कैसे निकालेंगे और किस टर्म्स में, गिवन डेटा के टर्म्स में आपको निकालना है, तो वो कैसे, सेक्शन ई हम डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक क्वेश्चन नंबर 30 तक वो इस वीडियो में। सो हैप्पी लर्निंग टिल नेक्स्ट मीटिंग।